हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 जो कि है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके लिए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि आज की जो पढ़ाई है वो उसी वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज का पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो कि हमारे इस इनोवेटिव शिक्षा के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ बच्चों के नाम भी लेना चाहूँगा। उनमें से हैं अनुराग गेमर, टेस्टर गेमर्स, अविनाश यादव। तो थैंक यू सो मच हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मैटर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम ये देखेंगे कि जो मैटर है वो कितने डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई मैटर जो है वो क्यों डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो देखिए, मैटर जो है वो आपने पढ़ा होगा कि मैटर जो जनरली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स में पढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो मैटर है वो इन 3 स्टेट्स में ही क्यों पाया जाता है, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में आप इन 3 स्टेट्स के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स पढ़ेंगे, जैसे एक प्लाज्मा स्टेट होता है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, पर ये सब आपके हायर क्लासेस की चीज़ हैं। अभी जो हमारा फोकस रहने वाला है वो इन्हीं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर रहेगा कि ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो इन तीनों स्टेट्स में क्यों पाई जाती हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3 बेसिक स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीनों स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि आपका जो मैटर सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या फिर गैस में रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है वो अल्टीमेटली किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो बेसिकली अगर आप इसके ऊपर जाएं और आपने पढ़ा भी होगा काइनेटिक थियरी में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है आपका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर आपने अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझ लिया तो आपको इस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होगी कि क्यों कोई भी चीज़ सॉलिड में पाया जा रहा है, क्यों कभी वो चीज़ लिक्विड में पाया जा रहा है, कभी वो गैस में पाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी एक डिफरेंट स्टेट है वो आपका सॉलिड में भी पाया जा सकता है, लिक्विड में भी पाया जा सकता है और गैस अवस्था में भी पाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि कौन सा स्टेट एक तरह से हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वही आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। यानी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से ही आपका जो पार्टिकल है या फिर जो मैटर है वो कभी आपका सॉलिड स्टेट में है, कभी लिक्विड स्टेट में है और कभी गैस स्टेट में है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि कोई मैटर आपका डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। तो आपको पता चला कि जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है। और उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स जिसको कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं वो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट होता है और गैस में जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि इस केस में आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखें कि सॉलिड जो है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड जो है इसके कंपैरिजन में लेस टाइटली पैक्ड होता है। और यहाँ पे तो आपके जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वही डिसाइड करेगा कि आपका कोई भी स्टेट है वो आपका सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ समझ लिया। अब अगर हम अपनी बॉडी को भी थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमको ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी भी इन्हीं 3 स्टेट ऑफ मैटर से ही मिलकर के बनी हुई है।
तो चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर से ही मिलकर के बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि सॉलिड में होता है, कौन से ऐसे पार्ट होते हैं कि जो कि लिक्विड में होता है, और कौन ऐसा पार्ट होता है कि जो कि गैसियस स्टेट में होता है। तो अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो बोन्स और टीथ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ये किस स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और आपका जो ब्लड है और वाटर, ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड और वाटर होता है ये आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आपके लंग्स के अंदर जो एयर आपके अंदर होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये सारी जो गैसेस होती हैं ये कौन से स्टेट के अंदर होगा, ये आपका गैसियस स्टेट के अंदर होगा। इस तरह से हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारी बॉडी है वो भी इन्हीं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर से ही मिलकर के बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी देखेंगे कि क्यों हम किसी स्टेट को सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करना। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि जो सॉलिड स्टेट होता है वो एक तरह से आपके एक ऐसे मैटर के स्टेट होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होंगे और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। तो बहुत सारे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को हम अपने डेली लाइफ में भी एक तरह से डील करते हैं। जैसा कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग बहुत सारे ऐसे सॉलिड स्टेट, जैसे कि आपका पेन हो गया, बुक हो गया, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, या फिर आपका ब्रिक, कोल या फिर रॉक्स, तो ऐसे मटेरियल के साथ आप डेली कम अक्रॉस होते हैं और आप इन सब चीज़ों को यूज़ भी करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में। तो ये सारी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है उनको हम कहीं ना कहीं एक तरह से देखते हैं और उनको हम सीखते हैं। ठीक है, तो इन सब ऑब्जर्व करते हैं अगर इन सारे सॉलिड स्टेट को, तो आपको इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी आप इससे सीख सकते हैं। तो चलिए हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो सॉलिड है उसके कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो उसका ये है कि इसका शेप जो है वो डेफिनिट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्रिक है इसका जो शेप है वो कैसा है, एक तरह से डेफिनिट शेप पाया जाता है। अब इसका शेप डेफिनिट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका ब्रिक है वो किससे मिल करके बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ठीक है, यानी एक तरह से पार्टिकल से बने हुए हैं, और इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ये बहुत ही कम होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस मूव करते हैं। ठीक है, तो जब इनका मूवमेंट बहुत ही कम होता है तो इसलिए एक तरह से इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और ये रिजिड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जाना कि जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होगा कैसा होगा, डेफिनिट शेप का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसकी जो बाउंड्री होती है सॉलिड की वो भी डिस्टिंक्ट होती है। जैसा कि अभी आपने ब्रिक के एग्जांपल में देखा कि जो ब्रिक है उसकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल एक तरह से डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होती। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये जाना सॉलिड के बारे में कि जो बाउंड्रीज होती हैं सॉलिड की वो बिल्कुल आपको डिस्टिंक्ट होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये रिजिड होते हैं। रिजिड होने का क्या मतलब है, देखिए रिजिड कहने का ये मतलब है कि अब कोई भी आपका जो सॉलिड होता है ना, अगर आप इस सॉलिड के ऊपर एक तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड की ये टेंडेंसी होती है, ये अपने शेप को एक तरह से मेंटेन करके रखना चाहता है। ठीक है, शेप को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखना चाहता है। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, और इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो एक्सटर्नल फोर्स को एक तरह से रेजिस्ट करते हैं और अपने शेप को चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने शेप को चेंज नहीं होने देने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो
वो है आपका नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए, कंप्रेस करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका कोई सॉलिड है, जैसे ब्रिक को ले लिया, अब इसको आप दोनों साइड से, दोनों हाथ से इसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, यानी दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी इसके कंप्रेस करके आप इसके शेप साइज को एक तरह से वेरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे आप कोई स्टोन ले लीजिए और स्टोन को भी आप वैसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि इसको आप बहुत आसानी से कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखा कि जो सॉलिड होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, वो लगभग नेग्लिजिबल होती है या फिर बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होता है। अब आपको ये पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट या फिर मैटर के द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब आपको पता है कि इनकी साइज जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, ये रिजिड होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए कोई भी जो सॉलिड है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो फिक्स्ड होता है, यानी वो एक तरह से डेफिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो एक तरह से डेफिनेट होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे भी एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के भी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रबर है। ठीक है, तो अगर आप रबर को एक तरह से स्ट्रेच करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखा होगा आपने, स्ट्रेच किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि जो रबर का जो शेप है और साइज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो पा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा जो रबर है वो आपका एक तरह से साइज चेंज हो जा रहा है, तो क्या इसको आप सॉलिड में कंसिडर करेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह उनको आप इतनी आसानी से एक तरह से उनको स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, लेकिन रबर जो है वो बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जा रहा है, तो क्या आप इसको सॉलिड बोलेंगे? तो इसका आंसर आप सोचिए और बताइए कि क्या आप इसको सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए, सॉलिड इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि रबर जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका रबर है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो इसका आपने साइज बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही आप इसको एक तरह से फोर्स लगाना बंद करेंगे तो ये क्या होगा, ये अपना पुराना स्टेज जो है वो रीगेन कर लेगा। यानी जैसे ही आपने इसको छोड़ा, यानी इसके ऊपर से फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, अपना पुराना जो शेप है वो रीगेन कर ले रहा है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि इसको जो है फोर्स अप्लाई करने से इसका शेप तो चेंज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब हम फोर्स हटा रहे हैं उसके ऊपर से तो ये अपना पुराना शेप एक्वायर कर ले रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो रबर है वो भी क्या है, वो एक सॉलिड है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका स्पंज के बारे में। आपने स्पंज देखा होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो जो स्पंज होता है वो उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट होल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एयर आपका ट्रैप होता है, जिसको कि आप बहुत ही आसानी से, अगर आप इस साइड से ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, तो आप देखेंगे कि इसको आप बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या आप इस स्पंज को सॉलिड कंसीडर करेंगे? क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो हमने क्या बोला कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि बहुत आसानी से इसको हम एक तरह से कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको जानने को ये मिलेगा कि जो स्पंज होते हैं इनको भी हम सॉलिड ही कंसीडर किया जाता है, इनको भी हम एक तरह से सॉलिड ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्पंज भी एक तरह से आपका सॉलिड ही होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। देखिए, सॉल्ट और शुगर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जितने भी आपके सॉलिड होते हैं उनका जो शेप होता है, साइज होता है, वो आपका डेफिनेट होता है। लेकिन आप अगर आप सॉल्ट और शुगर को आप डिफरेंट टाइप के कंटेनर के अंदर आप पोर कीजिए। ठीक है, लेट अस सपोज आपके डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो सॉल्ट और शुगर है वो जिस कंटेनर में आप रख रहे हैं उस कंटेनर का जगह ले रहा है। ठीक है, या फिर उस कंटेनर के एक तरह से शेप एक्वायर कर ले रहा है। ठीक है, तो क्या आप इसको एक तरह से सॉल्ट और शुगर को सॉलिड बोलेंगे? तो इसको भी हम सॉलिड इसलिए बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से सॉलिड जो है वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो सॉल्ट और शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं ना, इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट और शुगर है वो भी एक तरह से क्या है, वो एक तरह से सॉलिड है।
तो इस तरह से कुछ हमने एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी देखे, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको इस तरह के एक्सेप्शनल एग्जांपल्स में पेपर में पूछ दिया जाता है, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने सॉलिड स्टेट को अच्छे से समझ लिया कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। अब हम लिक्विड स्टेट को समझने वाले हैं। तो चलिए लिक्विड स्टेट को भी समझ लेते हैं कि लिक्विड स्टेट क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लिक्विड स्टेट है उसको अगर आप सॉलिड से कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली फार अपार्ट होते हैं किससे, सॉलिड स्टेट से। यानी इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो भी क्या होता है, वो एक तरह से कम होता है। किससे कम होता है, ये आपका सॉलिड से। यानी अगर आप इसके नेचर को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लिक्विड जो स्टेट है वो गैस और सॉलिड इसके बीच में या फिर इसके इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। तो बहुत सारे लिक्विड स्टेट को भी हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में एक तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर कंज्यूम करते हैं, कुकिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है घरों में खाना बनाने के लिए, आप मिल्क ज़रूर यूज़ करते होंगे, डिफरेंट टाइप के जूस पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक। तो ये सारे जितने भी आपके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सब के सब क्या हैं, एक तरह से लिक्विड स्टेट में हैं। तो अब इन लिक्विड स्टेट का क्या प्रॉपर्टी होता है इसको भी हमको जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लिक्विड स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में वो है आपकी फ्लूइडिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अब इसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि आपका फ्लूइड क्या होता है। तो जो फ्लूइड होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्लो वर्ड से निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ्लो कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और जो लिक्विड है उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ऐसे ही हम बाद में चल करके गैसेस को भी फ्लूइड बोलेंगे, क्योंकि जो लिक्विड और गैस होता है वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों स्टेट ऑफ मैटर को हम एक तरह से कंबाइन वर्ड फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर आपके फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसलिए वो रिजिड भी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी को चेक करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लिक्विड स्टेट होता है ये भी एक तरह से लो कंप्रेसिबिलिटी शो करता है। जैसे आप वाटर मान लीजिए, ऐसे आपका टैप है, यहाँ से वाटर ऐसे गिर रहा है, अब इसको दोनों हाथ से ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि इसको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लिक्विड होती हैं वो भी एक तरह से लो कंप्रेसिबिलिटी शो करती हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपकी जो लिक्विड होती है इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। ठीक है, यानी इसका जो स्पेस ऑक्यूपाई कितना करेगा कोई लिक्विड वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब चाहे वो किसी भी कंटेनर में डालिए, सपोज कीजिए आप इस कंटेनर में आपने 1 लीटर मिल्क डाला, अगर इसी को आप यहाँ पे भी डाल देते हैं तो ये आपका 1 लीटर ही यहाँ पे भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, अब ये फिक्स क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में वो एक तरह से इसके वॉल्यूम को फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन लिक्विड के शेप फिक्स नहीं होते हैं। क्यों शेप फिक्स नहीं होते हैं, और इसके साथ में इसकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि आप सपोज कीजिए आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, आपके पास कंटेनर अलग अलग टाइप के रखे हुए हैं। तो अगर आप इस लिक्विड को आप इस कंटेनर में डालेंगे तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर आप इस तरह के कंटेनर में डालते हैं तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, और अगर आप इस कंटेनर में डालते हैं तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी हम अलग अलग कंटेनर में डाल रहे हैं इस वाटर को या फिर कोई भी लिक्विड को, तो वो उसी का ही शेप एक्वायर कर ले रहा है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो आपका लिक्विड होता है उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिफ्यूजन। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं कि डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं। देखिए,
इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक तरह का नेट मूवमेंट। अब ये नेट मूवमेंट किस चीज़ का हो सकता है? वो आपके एटम्स के हो सकते हैं, आयंस के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, या फिर एनर्जी और भी बहुत सारे चीज़ों का एक तरह से मूवमेंट हो सकता है। अब ये कैसे मूवमेंट होता है? वो आपका रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी सपोज कीजिए आपका कोई एटम है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है, यानी उसमें एक तरह से नेट मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो नेट मूवमेंट है वो आपका रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जो मूवमेंट होता है, इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये जो डिफ्यूजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। आपने देखा होगा कि ये जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, अब उनको एक तरह से ब्रीदिंग के लिए उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो आपको पता है कि ये जो वाटर है, ठीक है, इसके अंदर एक तरह से जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व्ड स्टेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एक तरह से जो ऑक्सीजन है वो एक तरह से डिफ्यूज हो जाती है वाटर के अंदर। यानी ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपके किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व स्टेट के अंदर पाया जाता है। और इसी डिज़ोल्व ऑक्सीजन का ही यूज़ करके ये जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। अदरवाइज़ अगर इनके अंदर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये सब के सब मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन से मिलता है, जो कि पानी के अंदर घुला हुआ होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ जान लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ये बताया गया है कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर जो गैसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं लिक्विड के अंदर एक तरह से डिफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो अलग अलग होता है। अब लिक्विड जो है वो लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड है उनका जो डिफ्यूजन तो होगा, लेकिन उसका जो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो कम होता है लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन से, ठीक है। जैसा कि आप ये एग्जांपल में भी देख सकते हैं, अगर आप एक तरह से एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर पोर करते हैं तो ये बहुत ही आसानी और बहुत ही तेज़ी के साथ इसका एक तरह से डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर किसी सॉलिड को आप लिक्विड के अंदर डालेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो लिक्विड का डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा फास्टर होता है। चलिए, तो इस तरह से हमने दो स्टेट ऑफ मैटर कवर कर लिया, सॉलिड और लिक्विड। अब आपका थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है जो कि गैसियस स्टेट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि गैसियस स्टेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो गैसेस हैं वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ आपको दिखाई देती हैं, या फिर किन किन चीज़ों में ये जो गैसेस हैं उनको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी किससे बना हुआ है? वो डिफरेंट टाइप के गैसेस से बना हुआ है, जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। इसका मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे मिल करके बना हुआ है? वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। आप कभी कभी सोडा वाटर वगैरह भी कंज्यूम करते हैं तो आपने देखा होगा उस सोडा वाटर के अंदर ऐसे आपको बबल्स दिखाई देते हैं। ये जो बबल्स होते हैं वो भी एक टाइप के क्या होती हैं? वो भी गैस के पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो सोडा वाटर होता है या फिर जो सोडा होता है उसमें जो बबल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं गैसेस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। अगर आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो वोल्केनोस होती हैं वहाँ से बहुत सारे आपको गैस इजेक्ट होते हुए दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये भी एक तरह से आपका कहीं ना कहीं गैसेस स्टेट में होता है, ठीक है। आप कई बार एक तरह से मेला वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बलून वाला अब एक सिलेंडर लिया होता है और उसमें क्या करता है, उस सिलेंडर में कुछ गैस भरा होता है जो कि आपका हीलियम गैस होता है, उसको भर देता है और उसके बाद से आपको बलून बेचता है। तो इसके अंदर जो बलून होता है इसके अंदर हीलियम गैस होती है, जिसकी वजह से जो गैस है वो आपका बलून जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये आपका एक टाइप का गैस ही है, ठीक है। तो चलिए ये देख ये हमने जान लिया कि जो गैसेस होती हैं वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका गैसेस रोल प्ले करती हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एक तरह से लाइफ से रिलेटेड ही हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा तो ऐसे ही डेथ हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन को हम एक तरह से इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं,
ठीक है। तो ये भी एक तरह से गैस ही है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। और भी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके लिक्विड और गैस होते हैं ये दोनों के दोनों फ्लूइड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, फ्लो करते हैं। तो इसलिए ये बोला गया है कि ये जो गैसेस होती हैं इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि गैस क्या होता है। गैस ऐसे सब्सटेंस या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो लार्ज होता है। ठीक है। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। अगर आप तीनों के कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मिनिमम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस स्टेट में। ठीक है। तो इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनमें काफ़ी स्पेस भी होता है, तो ये काफ़ी फ्री मूवमेंट इनमें हो पाता है। ठीक है। ये हर डायरेक्शन में एक तरह से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका जो गैसेस होती हैं उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। अब डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसलिए अगर आप गैस को अगर आप इस कंटेनर में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। अगर सेम गैस को आप यहाँ पे डालते हैं तो ये इसका सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। अगर सेम गैस को यहाँ पे डाल देते हैं तो इट विल टेक द शेप ऑफ दिस। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर ले रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपका कि जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं वो भी फिक्स नहीं होता। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल आपको दिया उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है और इसका शेप भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि आप इसको भी जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी कंटेनर का एक तरह से स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा और उसी का उसका शेप भी एक्वायर कर लेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस देख लिया। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैस की, जिसका हमें बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए समझते हैं इसको कि ये क्या है। तो देखिए गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। अब हाईली कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है कि ये अभी आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो आप इस गैस को कंप्रेस करके इन पार्टिकल्स को बहुत ही क्लोज लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसलिए बोला जाता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं फिर जो गैसेस होते हैं वो हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं और जिनका इस्तेमाल जो है वो आप घरों में जो किचन में हम जो एलपीजी यूज़ करते हैं, लिक्विड ये पेट्रोलियम गैस जो होता है, ये जो गैस होती है वो बेसिकली एक तरह से कंप्रेसिबल ही होता है। ठीक है। इवन आपकी जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका भी इस्तेमाल जो कि व्हीकल्स में एक तरह से फ्यूल के लिए किया जाता है, या फिर जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है वो भी एक तरह से कंप्रेस्ड ही गैस होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो गैस की ये जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल हमारे काफ़ी डेली लाइफ में होता है। अभी थोड़े दिन पहले जो कोरोना का पीरियड आया था उसमें देखा था कि बहुत सारे लोगों को एक तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हुई थी, तो वहाँ पे भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे थे वो ऑक्सीजन जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में था। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उसका कंप्रेस्ड फॉर्म के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो हमारे मेडिकल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और चूंकि इनका हम एक तरह से कंप्रेशन आराम से कर सकते हैं, इसीलिए इन सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आप उनको गैस के डिफरेंट सिलेंडर्स में आप भर दीजिए और उसको एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे कि हमारे घरों में पहुंचाने के लिए आते हैं सिलेंडर वाले लोग, तो उस तरह से आप गैसेस के सिलेंडर को एक जगह से दूसरे जगह तक उसको कंप्रेस करके आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए गैस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिफ्यूजन के बारे में। तो आपको पता होगा कि जो गैस के जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए आपके घर में किचन के अंदर कोई अच्छा डिश बन रहा है। ठीक है। तो आपका जो अरोमा फूड है, यानी वहाँ से जो अच्छा स्मेल निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से वो जो स्मेल निकल रहा है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी के साथ आप तक पहुँच जाता है। मान लीजिए कि आपका किचन यहाँ पे है, ठीक है, और आप किसी और रूम में यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई अच्छा पकवान बन रहा है। अब यहाँ से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ क्या होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, यानी एक तरह से इनका मूवमेंट होता है और ये इनका एक तरह से डिफ्यूजन भी हो जाता है एयर में। तो एयर पार्टिकल्स के साथ ये जो ट्रैवल करके आप तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, यानी बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो गैस का जो पार्टिकल है वो इसके अंदर हमने फिल कर दिया है, तो आपको पता है कि ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो रहा है। तो जब ये फ्री मूवमेंट होता है तो ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद के साथ भी इनका कोलिजन हो रहा होता है, और ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ यानी इसके वॉल के साथ भी, कंटेनर के साथ भी एक तरह से कहीं ना कहीं इनका कोलिजन हो रहा होता है, यानी इसको हिट कर रहे होते हैं। तो ये जो हिटिंग होती है गैस पार्टिकल्स का इस कंटेनर में, तो ये इसी के वजह से यहाँ पे क्या जनरेट करते हैं, यहाँ पे एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या होता है, एक तरह का फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये प्रेशर जो है ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इस वॉल के ऊपर जब एक तरह से हिट कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देख लिया। हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लिया है। आज हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों को अच्छे से स्टडी कर लिया। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, इनके कुछ हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स भी देखे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इससे बेहतर आपको लेक्चर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।